हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौतम फिजिक्स क्लासेस। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीरीज का सेकंड क्लास लेने जा रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और आज उस क्वांटाइजेशन इफेक्ट से हम एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। उस लॉ का नाम है कूलम्ब्स लॉ या कूलम्ब्स फोर्स। ये क्या होता है कूलम्ब्स लॉ या कूलम्ब्स फोर्स, इसको समझते हैं। सबसे अच्छी बात, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है तो एग्जाम में नहीं आएगा आपके। लेकिन एक बात बता दूं बेटा जी, इसके एप्लीकेशन में इतना पार्ट है कि शायद कूलम्ब्स लॉ से ज्यादा एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। कूलम्ब्स लॉ कहता है द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। अब सबसे पहले टू चार्ज पार्टिकल आ गया, इसीलिए मैंने पहले आपको क्वांटाइजेशन पढ़ाया था। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, तो पहले मैं दो चार्ज पार्टिकल बना दूं, ये Q1 है और दूसरा Q2 है। तो बेटा जी, और इन दोनों के बीच में मान लो डिस्टेंस है R, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड inversely proportional to the square of distance between them। यानी the force on two charge particle is directly proportional to the magnitude of their charge particle and inversely proportional to the square of distance between them। देखते हैं इसको एप्लीकेशन वाइज थोड़ा सा घुमा के। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये डिस्टेंस है और इसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। ये एक कांस्टेंट है, इसको कभी आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मैथमेटिक्स इक्वलिटी को सॉल्व कर सकती है। तो जैसे ही आपने इसको हटाया तो यहां एक k आ गया जो कि कांस्टेंट होगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब मैं आपको यहां से थोड़ा रिलेट करता हूं। बेटा जी, ऐसा देखा हुआ कहीं नहीं लग रहा है क्या? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, बिल्कुल सही याद किया आपने। F इज इक्वल टू जी m1m2 बाई R स्क्वायर, वेयर m1m2 इज मास ऑफ द पार्टिकल एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। और यहां था जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और एग्जैक्टली यहां पे भी k है। इस k के लिए हम बोलेंगे कूलम्ब्स कांस्टेंट, ये भी यूनिट वाला कांस्टेंट है और इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं या बताते हूं आपको। बट जी ये जी यहां था, बिल्कुल सेम एप्लीकेशन। k एक कूलम कांस्टेंट है और जैसे यहां ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था वैसी तरह कूलम कांस्टेंट है। बट जी एक बात और, जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल था वैसे ही कूलम फोर्स भी यूनिवर्सल है। मतलब ये वैलिड है वैक्यूम में भी एज वेल एज मीडियम में भी। ठीक है, पहले इस k को थोड़ा सा डिकोड करते हैं। F इज इक्वल टू, इस k की जगह पे लोग लिखते हैं 1/4 पाई E नॉट ई आर, एप्सिलॉन नॉट R और बिट जी इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जैसे इसकी फिक्स वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है, 1/4 पाई E नॉट ई आर की फिक्स वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, मैं सब बता रहा हूं आपको क्या किसकी वैल्यू कैसे। यूनिट देखिएगा इसका, न्यूटन इधर आया, मीटर स्क्वायर अपॉन यहां पे कूलम स्क्वायर। एकदम एग्जैक्टली इसकी तरह है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जो 11th में चार्ज था, मास था, वो 12th में चार्ज हो गया है। बस आप यही डिफरेंस है। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 1/4 पाई E नॉट ई आर। अब हम इसको देखते हैं, E नॉट ई आर क्या होता है। E नॉट, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मैं सब बता रहा हूं। और ER को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। हम इन्हीं को अब एक्सप्लेन करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, जरा ध्यान से देखें, इन्हीं को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, E नॉट और ER। बेटा जी
एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी कुछ नहीं है, थोड़ा सोचते हैं इसको। वो भी यूनिवर्सल है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी यूनिवर्सल है, ये भी यूनिवर्सल है, और इस यूनिवर्सल फोर्स के लिए भी हमको दो चीजों पे कमांड करना पड़ेगा, एक वैक्यूम और दूसरा मीडियम। एकदम सही। तो बेटे जी, वैक्यूम में एब्सोल्यूट परमिटिविटी चलती है, और यानी ये परमिशन इन वैक्यूम है, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। एक बात बता दूं, ई नॉट का डायमेंशनल फार्मूला लास्ट ईयर नीट के सवाल में था, तो आप समझ सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला भी आपको इसके कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी की। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ये क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट देख लें, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये है हमारा वैक्यूम में अलाउड फोर्स। मतलब ये परमिशन है दो चार्ज पार्टिकल को फोर्स प्रोपागेट करने का वैक्यूम में। बिल्कुल सही। और रिलेटिव परमिटिविटी ये है दो चार्ज पार्टिकल को हम मीडियम में फोर्स प्रोपागेट करने की कैपेसिटी। अब समझो इसको फिर से, इसकी वैल्यू मीडियम टू मीडियम वेरी करती है। एयर की रिलेटिव परमिटिविटी 1 होती है, तो नॉर्मली इसको हम AR ऑफ एयर 1 ले लेते हैं, और बहुत सारे लोग इस फॉर्मूले को 1/4πE0 ER लिखते ही नहीं हैं, इंटू Q1 Q2/R² भी लिख देते हैं। तो बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 1/4πE0 Q1 Q2/R² ही 1/4πE0 ER Q1 Q2/R² है। इसका यूनिट है न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है। फिर से देख लीजिए, एब्सोल्यूट परमिटिविटी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कंट्रोल में रखिएगा, ठीक है। और ER रिलेटिव परमिटिविटी Q1 Q2 से। ये हो गया कूलम्स लॉ। अब हम इस पे थोड़े न्यूमेरिकल्स करते हैं कि हमारा एस्टैब्लिशमेंट ठीक हो। और एक बात और, हमने अभी तक इसको वेक्टर फॉर्मेशन नहीं दिया है, हमें सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड जैसा सोचा है। आपको भी पता है, अगर इन दोनों चार्ज का नेचर सेम रहेगा तो ये रिपेल करेंगे, अपोजिट रहेगा तो ये अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स से सिर्फ एक चेंज है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव दोनों होता है। ये ध्यान रखिएगा आप। मैं बार बार इस टॉपिक को ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलाता रहूंगा, क्योंकि वो आपने 11th में पढ़ा है और उस पर आपका कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। तो पहले तो हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है, और फिर हम आगे। बेटे जी, क्वेश्चन है 4 balls, 2 charged and 2 uncharged कैरिंग 1 कूलम चार्ज, यानी चार्ज वाले बॉल जो हैं वो 1 कूलम चार्ज लेते हैं ईच, यानी ये Q1 1 कूलम है और Q2 भी 1 कूलम है, ठीक है। आर सेपरेटेड कैरिंग 1 कूलम चार्ज आर 1 मीटर अपार्ट, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन देम। देखते हैं सवाल को, एकदम बेसिक सवाल है, यही आपके बेसिस बनाता है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले फॉर्मूला, कूलम फोर्स का फॉर्मूला 1/4πE0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R², यही होता है। बिल्कुल सही। अब देखना, दो पार्ट में सवाल है, इसको अलग रख ले। 1/4πE0 की वैल्यू क्या होती है? 1/4πE0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, एकदम सही, ठीक है। क्या होता, यूनिट क्या होता है बेटा जिसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू Q1 की वैल्यू 1 कूलम लिखा है इसने, Q2 की वैल्यू 1 कूलम, और R डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है 1 का स्क्वायर,
यानी ये कूलम स्क्वायर, कूलम से कूलम कट गया, 1 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया। कुल मिला के जो आंसर आया 9 × 10⁹ न्यूटन। ये रहा फोर्स जब हम दो चार्जेज 1 कूलम वाले सेपरेटेड हो 1 मीटर से और वो फोर्स लगाएंगे 9 × 10⁹ न्यूटन। अब आपको समझा होगा 1.4 पाई E0 को भी हम कैसे यूज करते हैं। अब दूसरा केस, इफ 2 अनचार्ज्ड बॉल आर टच्ड एंड रिमूव्ड। मतलब ये केस में क्या किया, पहले ये चार्ज बॉल थे दो, 1 कूलम चार्ज था इस पे, इनको 2 अनचार्ज्ड बॉल से, जो 4 बॉल का कॉम्बिनेशन था, उनको 2 अनचार्ज्ड बॉल से टच कराया और फिर दोनों अनचार्ज बॉल या इनको किसी भी 2 को इसमें से रिमूव कर दिया। तो बेटा जी जैसे ही टच कराया तो अब क्या फोर्स सेम होगा? नहीं होगा, क्योंकि टच होते ही हमारा चार्ज ट्रांसफर होगा, लास्ट क्लास में सिखाया था, और चार्जिंग बाय कंडक्शन जिसे कहते हैं। और यहाँ 1 कूलम चार्ज है तो ये हो जाएगा 1/2 कूलम, और ये भी हो जाएगा 1/2 कूलम, ये 1/2 कूलम, और ये आधे के पास हो जाएगा 1/2 कूलम। अब आपने सिस्टम से दोनों जो नए वाले बॉल थे उनको रिमूव कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब इनका डिस्टेंस वही छोड़ दिया है, डिस्टेंस वही है 1 मीटर। अब नया फोर्स, तो ऑब्वियस है अब नया फोर्स सेम नहीं रहेगा, तो फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई E0। बार बार मैं फार्मूला लिख रहा हूं, आप भी लिखने की प्रैक्टिस रखें, इंटू Q1 Q2 यानी 1/2 कूलम इंटू 1/2 कूलम अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना है बेटा जी? 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया F इक्वल टू 9 × 10⁹ 1/4 पाई E0 की वैल्यू यूनिट से कट करना है, आपको पता है, इंटू 1/4 कूलम स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा जी 9 × 10⁹ अपॉन 4। यानी अगर मैं न्यू फोर्स पूछ रहा हूं तो न्यू फोर्स 4 टाइम्स कम है, इसको मैं F' बोल देता हूं, अपने ओरिजिनल फोर्स से। मतलब F इक्वल टू F अपॉन 4। ठीक है, यानी न्यू फोर्स इज 4 टाइम लेस देन, यानी बेटा जी अगर चार्ज हाफ होगा तो फोर्स 4 टाइम लेस होगा। ये कंडक्शन चार्ज ट्रांसफर के कारण आया है, आपको भी समझ में आने लग गया होगा। अब मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, एक न्यूमेरिकल लेके। सवाल है बेटा जी, 2 चार्ज पार्टिकल 1 कूलम ईच हैविंग डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 1 मीटर इन एयर। इसको मैंने अंडरलाइन किया है, इसका मतलब आपको समझाना है। एक्सपीरियंस डैश फोर्स, तो अभी जस्ट आपने निकाला है, जब कोई चार्ज पार्टिकल, 2 क्वेश्चन यहां पे बनाया हुआ है वैसे, डैश फोर्स, तो 2 चार्ज पार्टिकल 1 कूलम वाले होते हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे, तो उसका फोर्स आता है 9 × 10⁹ न्यूटन। तो यहां लिख देता हूं मैं 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स। अब सवाल शुरू हुआ, ये तो मैंने अपने मन से बोला था। इफ दिस होल सेटअप इज प्लेस्ड इन वाटर, यानी अब जो सवाल शुरू हुआ वो कह रहा है कि अगर इस पूरे सेटअप को आपने पानी में रख दिया, पहले तो किसमें था, ये एयर में था, यहां आपको कुछ सीखना भी है, ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80। ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नॉन मेटल्स के लिए यानी नॉन कंडक्टर्स के लिए हमारे लिए होता है, नॉन मेटल्स टू बी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन नॉन कंडक्टर्स के लिए होता है। ये आप जब कैपेसिटर पढ़िएगा तो इसको बहुत एक्सप्लेन्ड पढ़िएगा। अभी सिर्फ आप जानिए कि वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80 बस। ठीक है, इस पे हम सवाल करते हैं और इसी पे सवाल, ऐसे सवाल बनते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80, एयर का 1 है, ऐसा समझ लीजिए, परमिटिविटी वैसा ही कुछ है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी 80। फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय देम इन एयर, इन वाटर, सॉरी इन एयर तो आपने निकाल रखा है, इन वाटर। सुन मेरी बात ध्यान से, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है F एयर अपॉन F मीडियम। बहुत जरूरी बेटा जी, छोटे छोटे CETs यानी स्टेट CETs नॉर्मली ये फॉर्मूला पे डायरेक्ट सवाल देती है, इसलिए मैंने अलग से आपको अभी ये कराया है, F एयर अपॉन F मीडियम। अब F एयर कितना होता है?
एफ एयर यानी फोर्स इन एयर कितना है 9 इंटू 10⁹9 और मीडियम आपको कौन सा है वाटर का, तो एफ मीडियम आपको निकालना है और के भी दिया है 80, तो कुछ ना करें एफ मीडियम इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 अपॉन 80। ठीक है, आप कट कर दें तो ये ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 8, तो यहाँ से 8 से ये गया 1 8 1 जा 1 10, तो हो गया ये वो 8 1 जा 8 2 20 8 2 जा 16 8 5 जा 14 यानी 1.125 इंटू 10⁸8 न्यूटन। बेटू जी इसका मतलब जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है वैसे वैसे कूलम फोर्स चेंज हो रहा है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये भी ग्रेविटेशन में हमने थोड़ा सोचना चाहिए, ग्रेविटेशन से थोड़ा डिफरेंट है ये भी, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये रहा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सवाल। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जो अभी तक छोड़ रखा है वो करते हैं, कूलम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में फॉर्मुलेट कर लेते हैं और आज की क्लास में एंड कर लेंगे। देखते हैं कूलम फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। कूलम फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। अब जरा बेटे जी ध्यान से देखना, ये दो चार्जेस हैं, तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। तो हम पहले सोचते हैं ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, तो यानी बेटे जी ऑन 2 ड्यू टू 1, तो क्या होगा ये F21। बिल्कुल सही बात, किधर होगा, दोनों प्लस प्लस नेचर का लिया है तो रिपल्सिव, और ये किधर होगा बेटे जी, ये सोच, ये 2 अब 1 पे लगाएगा तो F12 ये इस तरफ हो जाएगा। यानी हम देख रहे हैं दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक F12 और दूसरा F21, यानी ऑन 1 ड्यू टू 2 और ऑन 2 ड्यू टू 1। बिल्कुल ऐसे ही आप बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो F12 कितना होगा वो सोचते हैं, तो F12 यहां तक देखते हैं। अगर स्केलर में लिखना होता तो हम कुछ ना लिखते, फिर ऐसा लिखते 1/4π0, कोई डाउट ही नहीं था, इंटू Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस r का स्क्वायर। अब रुक जा, बात मेरी सुन, ये तो स्केलर फॉर्म है। पता है वेक्टर बहुत जरूरी है इलेक्ट्रोस्टैट समझने के लिए। कुछ टीचर्स तो ऐसा बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट में जो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो वेक्टर की ही है, वेक्टर ही उन्हें नहीं समझ में आता है। ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन क्या होता है। हमने ना 11th में एक वर्ड पढ़ा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिसको आप कैप से डिनोट करते हैं, ए कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। बिल्कुल याद होगा आपको बेटा जी, यहां भी हमें यूनिट वेक्टर सोचना पड़ेगा जो कि बताता है डायरेक्शन। अब यूनिट वेक्टर बताता है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे हम सोचेंगे इसका, देख डायरेक्शन ये इधर से इधर जा रहा है तो इस डायरेक्शन का इसका यूनिट वेक्टर होता है R12, और ये इधर से इधर आ रहा है तो ये फाइनल 2 है और 1 है, तो यानी ये होगा R21। ठीक है, ये हो गया दोनों यूनिट वेक्टर्स। अब जरा देख F12 इस तरफ लग रहा है तो इसका जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, इधर है, तो ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये R⁻21। ठीक है, R⁻21। सिमिलरली अब तू वेक्टर बना सकता है क्योंकि ये है इसका वेक्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और ये है इसका मैग्नीट्यूड और ये है इसका डायरेक्शन। इसी को तुम वेक्टर बोलते हो, जो तुमने 11th में बहुत अर्ली स्टडी किया होगा। नहीं किया है तो मेरे 11th वाले वेक्टर के लेक्चर्स को देखना शुरू कीजिएगा, 1-2 दिन में वेक्टर शुरू हो जाएगा, वहां भी डलना बहुत जरूरी है वेक्टर्स का समझना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। चलिए तो बेटा जी F12 ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, यानी ये हो गया कूलम फोर्स इन वेक्टर फॉर्म 1 के लिए। लेकिन हमको इधर वाले ने तो लगाया, अब ये भी तो इस पे लगा रहा है ना फोर्स, तो बेटा जी हम लिख सकते हैं फोर्स, लिख देता हूं ऑन 2 ड्यू टू चार्ज Q1, लिख देता हूं फोर्स ऑन 2 यानी चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। आजा देखते हैं क्या लिखेंगे इसको, ये किस तरफ है F21। बिल्कुल सही, वेक्टर फॉर्म डाल दिया तो हमें हर कुछ देखना पड़ेगा। 1/4π0 आपको आता है पहले से, इनटू Q1 Q2/r²। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, r इन दोनों के बीच के गैप को हम कहते हैं डिस्टेंस मैग्नीट्यूड जैसा, और
इनटू, अच्छा ये R21 है, ठीक है। अब तुमने लगाया 1 का 2 पे, तो कौन से डायरेक्शन में, इस तरफ, और इसका डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, R12 कैप से, तो कर दे इसका R12 कैप, ठीक है। ये है इक्वेशन 2। अब जरा ध्यान से देख, ये हो गया कूलम्ब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म फॉर F12 एंड कूलम्ब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म फॉर F21। ये है कूलम्ब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। रुको, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, देखो अभी क्लाइमैक्स बचा है। ध्यान से देख एक बात और, अगर तू देखेगा तो 1/4 पाई नॉट, 1/4 पाई नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर, सिर्फ चेंज क्या है, डायरेक्शन का ना। तो तुम ऐसा लिख सकता है F12 और F21 मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं, यानी इसका डायरेक्शन इस तरफ है और इसका इस तरफ, यानी एक प्लस एक्स है तो दूसरा माइनस एक्स है, यानी 1-2 अगर मेरा प्लस एक्स है तो 2-1 मेरा माइनस एक्स है। क्लियर है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, किसी एक को प्लस ले लिया, किसी एक को माइनस ले लिया, 2-1 को प्लस ले लिया, इस तरफ वाले को प्लस ले लिया, इस तरफ वाले को माइनस ले लिया। आप खुद कैसे भी कर सकते हैं, तो या ऐसा कर ले, क्योंकि 1-2 इस तरफ जा रहा है तो हम क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से 1-2 इस तरफ हो गया, 1-2 मेरा R21 आ रहा है तो ये -1-2 कर दे, और ये F21 मेरा प्लस आ रहा है तो 1-2 इस तरफ जा रहा है तो इसको प्लस कर दे, तो ये हो गया, यानी -F12 = F21। बिल्कुल लिख सकते हैं। कुछ याद आया? मैं याद करा देता हूं। एक लॉ पढ़ा था हमने बचपन में, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। याद करना, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, या डायरेक्शन ऑफ एक्शन इज माइनस रिएक्शन। कुछ ऐसा ही यहां भी हो रहा है ना, यहां भी तो ऐसा ही हो रहा है। F12 और F21 एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट, यानी सबसे ज़रूरी बात आज के दिन की जो निकली एक और, वो ये है कि इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। और जो निकली वो भी जोड़ते जाता हूं, इट इज यूनिवर्सल। सही, याद आ गया आपको, इट इज यूनिवर्सल। जब भी कभी कंफ्यूज हो तो इस चीज को ध्यान रखना कि ये एक फोर्स है, सेम जैसा ग्रेविटेशनल है। तीसरी बात ये ध्यान सुनना, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये छोटे छोटे सीटीज में पूछते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ कौन कौन फॉलो करता है, तो ये भी करता है क्योंकि इसका आंसर में R² आता है, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये 3 चीजें हैं, और भी बहुत छोटी छोटी, वो के, हाँ के F एयर अपॉन F मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, E0 की वैल्यू, ER की वैल्यू, और भी इंपॉर्टेंट है। मैंने तो जितनी जो मुझे ज़रूरी से ज़्यादा लग रही थी वो मैंने लिख दिया है। बट जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स जो आपको सीईटी लेवल पे आएंगे, और उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ऐसे ही लाइक करते रहिए। आपके कमेंट्स भी बहुत आते हैं, पर्सनल नंबर्स पे भी कमेंट आते हैं, मैं अपना पर्सनल नंबर भी डाल दूंगा। और आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। बोला था वीक में एक वीडियो तो डालूंगा ही डालूंगा 12th के लिए, मैं ज़रूर से वीडियो 12th का डालता रहूंगा। मीनवाइल वेक्टर के वीडियो भी डलेंगे, तो अगर किसी का वेक्टर में डाउट है, ये यूनिट वेक्टर जैसे टर्म्स में, तो जरूर मेरा वेक्टर वाला वीडियो कवर कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा एडेड एडवांटेज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वेक्टर को सीखने के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।